तो दोस्तों आज सुबह मैंने थप्पड़ देखी। को रिटन एंड डायरेक्टेड बाय वामपंथियों के प्रिय फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा, स्टारिंग तापसी पन्नू। ये दोनों ही उनके हिंदू फोबिया के लिए जाने जाते हैं। फिल्म का विषय तो आपको पता ही है। जो कुछ भी आप इमेजिन, अगर ट्रेलर देखकर आपने जो भी इमेजिन किया होगा वैसे ही फिल्म की कहानी है। काफ़ी प्रिडिक्टेबल फिल्म की कहानी है। अब ये रिव्यू शुरू करने से पहले ही मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने हमारे थप्पड़ के ट्रेलर रिव्यू में ही कहा था कि मैंने ही सामने देखी हुई एक घटना, एक लड़की को उसका पति बहुत पीटता था। तो मैंने खुद उसे कहा कि वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे पति के पास में, तो कोई मुझे पेट्रियार्कल होने का सर्टिफिकेट मत दे देना। इसके अलावा एक और बात मैं कहूँगा कि हमारा जो दूसरा चैनल है प्रतीक स्पीक्स, अगर उसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब आप करिए। तो उस पर मैंने आज सुबह दिल्ली में जो हिंसा हुई उसको लेकर एक वीडियो अपलोड किया था। उस पर मैंने काफ़ी सारे फैक्ट्स वहाँ पर बताए हैं। स्वरा भास्कर ने तो हमारे सुरक्षा बलों को लेकर इतना ज़्यादा घिनौना बयान दिया है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और भी एनडीटीवी को लेकर और पूरी उस हिंसा को लेकर मैंने काफ़ी सारे फैक्ट्स उसमें बताए हैं कि कैसे इन वामपंथी और लिबरल्स ने ये दंगा भड़काया। तो हमें आपस में लड़ना छोड़कर इन तथाकथित सेक्युलर से और बॉलीवुड वालों से सवाल पूछना चाहिए। तो वो वीडियो अपलोड करते ही 1-1.5 घंटे के अंदर ही वो एज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया यूट्यूब के द्वारा। बताइए, मुझे मेल आया कि इसको फ्लैग किया गया है, कई लोगों ने रिपोर्ट किया। यानी जो लिबरल्स बड़े खुद को लिबरल मानते हैं वो उनमें दूसरों का ओपिनियन सुनने की तक क्षमता नहीं है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसकी लिंक मैं आपको नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा। और हमारे उस दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करिए। आज सुबह मैंने थप्पड़ को लेकर एक न्यूज़ पढ़ी। अनुभव सिन्हा ने इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान ये कहा कि भाई कुछ लोग उनका गला रेतने की, जीभ काटने की धमकी दे रहे हैं अनुभव सिन्हा को। तो इस पर अनुभव सिन्हा ने उनको कहा कि ठीक है, तू भी काट दियो, मैं भी काटूंगा, जिससे कटेगी काट लेगा। इस प्रकार का जवाब अनुभव सिन्हा ने उनको दिया। तो मैं अनुभव सिन्हा जी से यही कहूँगा कि देखिए, मुझे भी दिन रात इस प्रकार की कई सारी धमकियाँ आती है, इससे भी भयानक भयानक धमकियाँ आती है, माँ बहन की गालियाँ आती है। और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं। जब हम पब्लिक लाइफ में, सोशल लाइफ में होते हैं तो ऐसे कमेंट्स को हम रोक नहीं सकते हैं। पर मैं कभी इस प्रकार से विक्टिम कार्ड नहीं खेलता हूँ। अब चलिए, थप्पड़ ये फिल्म तलाक पर आधारित है। तो इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा, उनके तलाक पर क्या विचार है ज़रा हम देखते हैं। उन्होंने अभी एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले ही। मुसलमान का ट्रिपल तलाक अनपढ़ होने के कारण होता है, हिंदू का तलाक पढ़ाई लिखाई से होता है। ठीक है, अनुभव सिन्हा ने ये ट्वीट एक बयान पर कटाक्ष करते हुए किया था, आपको पता ही होगा वो बयान। तो अनुभव सिन्हा जी से मैं यही कहूँगा कि आपको सार्केज़म यहाँ पर कुछ ठीक से जमा नहीं। देखिए, हिंदुओं का जो तलाक होता है वो आपसी सहमति से कोर्ट के सामने न्याय व्यवस्था के अनुसार होता है। और जो ट्रिपल तलाक पहले था अभी उसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। पर वो जो ट्रिपल तलाक था उसमें बस बिना सहमति के पत्नी को 3 बार तलाक 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 कह दिया जाता था। कई बार फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर ही कह दिया जाता था। उसके बाद जो हलाला की प्रथा थी, इस बारे में आप पूरा जानना चाहते तो मेरा हलाल मूवी का आप रिव्यू देखिए। उस फिल्म के बारे में हमने डिटेल में बात की है। तो ये दोनों ही अलग अलग विषय हैं। जो लाखों लाखों पीड़ित मुस्लिम महिलाएं थी, पिछले साल हमने टीवी पर देखा उन्होंने किस प्रकार से अपना बयान बताया था। तो उनकी पीड़ा पर इस प्रकार का कटाक्ष जो अनुभव सिन्हा जी ने किया है वो मैं कुछ समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहते थे यहाँ पर। तो अपने आप को आप फेमिनिस्ट मानते हैं, लिबरल मानते हैं अनुभव सिन्हा जी, पर मैं कम से कम आपका ये ट्वीट समझ नहीं पाया कि आप तलाक के बारे में क्या कहना चाहते हैं। चलिए थप्पड़ के बारे में बात करते हैं। फिल्म में कुल मिलाकर 7 कपल दिखाए हैं और इन 7 जोड़ियों के द्वारा ये फिल्म ये कहने की कोशिश करती है कि भाई प्यार के लिए शादी की ज़रूरत नहीं होती, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। और वैसे ये कंक्लूजन मैंने नहीं निकाला है, ये इस फिल्म का ही एक डायलॉग है जो अमू यानी तापसी पन्नू की वकील कहती है। अब इन 7 कपल्स के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो कपल है वो है अमू और विक्रम का, यानी तापसी पन्नू और पवेल गुलाटी का। अब विक्रम रात को जल्दी सो जाता है, जो अमू है वो विक्रम के बाद में सोती है, सुबह जल्दी उठ जाती है। विक्रम के लिए पूरा घर का सब काम निपटा कर चाय नाश्ता तैयार करके विक्रम को वो ऑफिस के लिए भेज देती है। इस बीच में अमू एक घर में डांस सिखाती है। और फिर एक दिन विक्रम एक पार्टी में सब लोगों के सामने अपनी पत्नी को यानी अमू को थप्पड़ मार देता है। और इसके बाद में अमू जिस प्रकार का माहौल घर में देखती है, जैसे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको थप्पड़ पड़ने से, और इस बात से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और वो अपने पापा के घर में यानी मायके चली जाती है। इसके बाद में विक्रम काफ़ी गिड़गिड़ाता है, उसको वापस आने के लिए कहता है, पर अमू मानती नहीं है। फिर विक्रम उसको ही लीगल नोटिस भेज देता है और इस बात से फिर गुस्सा होकर अमू उसको डिवोर्स पेपर भेज देती है। पर यहाँ पर वो सेक्शन 498A नहीं लगाती है। इसके बाद में फिर उनके बीच में बातचीत होती है, पर बातचीत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। और फिर विक्रम गुस्सा होकर
अमू पर ही अमू को नोटिस भेज देता है, उस पर ही आरोप लगाता है कि भाई वो लालच में आकर मुझे लालच की वजह से डिवोर्स दे रही है। फिर अमू प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर ये जब बात विक्रम को पता चलती है तो वो अमू को कहता है कि तुम जो चाहो वो ले लो, मैं तुम्हारे हम निगोशिएट बैठेंगे सामने, तुमको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर बच्चे की कस्टडी मेरे पास में चाहिए। फिर इसके बाद में अमू मानती नहीं है, उनके बीच में और कहासुनी हो जाती है। अमू फिर विक्रम का गुस्सा देखकर अमू भी गुस्सा हो जाती है और फिर अमू उस पर सेक्शन 498A का यानी डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगाती है। इस बीच में अमू की जो वकील है और उस वकील की जो असिस्टेंट है वो अमू को समझाते हैं कि डिवोर्स लेते समय पति की प्रॉपर्टी में से, पैसों में से 50% हिस्सा मांगना तो बहुत कम है, उल्टा पत्नी को तो 50% से भी ज़्यादा हिस्सा मांगना चाहिए। और साथ में ही सेक्शन 498A लगाना कैसे फायदेमंद होता है, ये बात भी अमू की वकील पूरी फिल्म के दौरान उसे समझाती रहती है। अब देखिए, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था 5 रीजंस टू अवॉइड थप्पड़, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भारत में किस प्रकार से सेक्शन 498A का दुरुपयोग होता है। इस प्रकार के जो उत्पीड़न के, प्रताड़ना के, दहेज उत्पीड़न के जो और जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं सेक्शन 498A के, उनमें से 80% केसेस फेक साबित होते हैं। और इस प्रकार के जो झूठे केसेस होते हैं उनकी वजह से पति को, पति के परिवार को जो उनको सफ़र करना पड़ता है, जो प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ती है, जो अपमान उनको सहना पड़ता है, पति की नौकरी चली जाती है और जब तक वो गिल्टी निरपराध साबित नहीं होता तब तक वो अपराधी ही रहता है। तो ऐसे सब प्रताड़ना की वजह से, सफ़र करने की वजह से जो विवाहित पुरुष है उनकी आत्महत्या की संख्या विवाहित महिलाओं से भी 2 गुनी ज़्यादा है भारत में। और पति को पीटने के मामले में भारतीय महिलाएं तीसरे नंबर पर है। देखिए, महिलाओं के साथ भी अन्याय होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, पर आपराधिक मानसिकता केवल पुरुषों की ही होती है, ये भी तो गलत है ना। आपराधिक मानसिकता किसी की भी हो सकती है, स्त्री की भी हो सकती है, पुरुष की भी हो सकती है। पर यह फिल्म सेक्शन 498A लगाना कैसे फायदेमंद होता है ये सिखाती है। और ऑब्वियसली उनको यहाँ पर अनु को अच्छा दिखाना था, इसलिए अनु इस फिल्म में कहती है कि भाई मुझे डिवोर्स लेते समय 1 रुपया भी नहीं चाहिए और वो बस अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रही है। इस प्रकार से फिल्म में दिखाया है। इसके बाद में अगला कपल है विक्रम के माता पिता का। उनका रिश्ता भी बिखरा हुआ ही दिखाया है। विक्रम की माँ को भी पीड़ित दिखाया है। एक सीन में विक्रम की माँ खुद कहती कि उसकी जो सास थी और उसकी जो पति है यानी विक्रम के पिताजी, उनसे गालियाँ खा खा कर ही उसने अच्छा खाना बनाना सिखाया है। और पूरी फिल्म के दौरान एक प्रकार से उनको बहुत डिप्रेशन में, चिंतित इस प्रकार से दिखाया है और बहुत पूजा पाठ करने वाला उनको बताया है। और ऑब्वियसली बॉलीवुड के अनुसार जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं वो तो बेवकूफ़ होते हैं, उनमें कुछ दिल तो होता नहीं, हृदय तो होता नहीं। तो जब अमू को थप्पड़ मारता है विक्रम, तो अमू को उसको पूछने की अपेक्षा, उसके पास में जाकर उसको सांत्वना देने की अपेक्षा, उल्टा विक्रम की माँ अमू से विक्रम ठीक से सोया या नहीं यही पूछती है सुबह उठकर। और ऊपर से विक्रम को कहती है कि भाई अमू को महाराज जी के पास में लेकर के जाओ आज। यानी संतों के पास में जाने वाले बेवकूफ़ होते हैं, निर्दयी होते हैं, यही ये फिल्म बताने की कोशिश करती है। इसके बाद में तीसरा कपल है अमू के माता पिता का। अमू के पिताजी को फिल्म में ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखाया है। वे अमू से यानी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। अमू को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो उसके पिताजी को बुखार आ जाता है, पर वो भी यानी अमू के पिता भी अपनी पत्नी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाए थे, उसके हृदय को, उसके दिल को समझ नहीं पाए थे, उसकी इच्छाओं को समझ नहीं पाए थे। ऐसा फिल्म में दिखाया है। अमू की माँ की गाने की इच्छा थी पर वो उस इच्छा को भी नहीं समझ पाए थे अमू के पिताजी। और एक सीन में अमू के पिता ये कहते हैं अमू की माँ से कि देखो अमू अब प्रेग्नेंट हो गई है, तो अब इन 9 महीनों में हमें उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए ताकि बेबी हेल्दी हो। इन 9 महीनों में औरत को खुश रखना चाहिए। और इसलिए मैंने भी देखो उन 9 महीनों में तुम्हारे साथ एक भी बार झगड़ा नहीं किया था। और ये लाइन सुनने के बाद में अमू की माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी एक प्रकार से ये बताने की कोशिश की है कि देखो औरत को केवल उन 9 महीनों में ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, केवल 9 महीनों में ही उसको खुश रखा जाता है, बाकी समय ध्यान नहीं रखते। इसके बाद में चौथा कपल है अमू का भाई और उसकी मंगेतर। अमू के भाई को भी अहंकारी दिखाया है, वो भी महिलाओं को समझता नहीं, वो खुद की बहन को भी नहीं समझ पाता और उसकी जो मंगेतर है उसको भी वो समझ नहीं पाता। इसके बाद में पांचवा कपल है अमू की जो वकील है, वो वकील और उसके पति यानी रोहित जयसिंह। अभी जो रोहित है वो बहुत सक्सेसफुल है पर उसमें बहुत अहंकार है और वो अपनी पत्नी को बार बार टोंट मारता रहता है यानी अमू की वकील को कि देखो मेरी सिफारिश की वजह से तुम्हें बड़े बड़े केस मिलते हैं और उस वजह से ही तुम सक्सेसफुल हो। इसलिए अमू की वकील अपने रिश्ते में खुश नहीं है, बहुत परेशान है और वो फिर एक
पुरुष मित्र के साथ में बार बार मिलती रहती है। अब उनके बीच में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शारीरिक संबंध तो नहीं दिखाए, पर अपने पति के साथ में वो खुश नहीं है अमो की वकील, और इसलिए वो अपने पुरुष मित्र के साथ में बार बार मिलती रहती है। और ये जो रोहित जयसिंह है वो अपनी उसकी पत्नी की इच्छा ना होते हुए भी उसके साथ में सेक्स करता है, यानी मैरिटल रेप का भी एक सीन फिल्म में उन्होंने दिखाया है। इसके बाद में छठा कपल है अमो और विक्रम की नौकरानी और उसका पति। अब ये गरीब परिवार है, और वामपंथी और लिबरल्स के अनुसार गरीब तो बेवकूफ़ होते हैं, अनपढ़ लोग तो बेवकूफ़ होते हैं, उनमें कोई समझ नहीं होती, कोई सेंस नहीं होता। तो वैसा ही इस कपल को भी दिखाया है। उस नौकरानी का पति उसकी पत्नी को, यानी नौकरानी को बहुत मारता पीटता रहता है, और उस नौकरानी को भी मार खाने की आदत पड़ जाती है। अब देखिए, गरीबों को, गांव वालों को इन फिल्मों में बार बार इस प्रकार से बहुत पिछड़ा हुआ जानवरों की तरह इसलिए दिखाया जाता है ताकि जो हाई सोसाइटी कल्चर है, सेक्सुअल लिबरेशन है, वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, इन सब बातों को प्रमोट किया जा सके। और जो गांव के लोग जो अपनी परंपराओं में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उन सब बातों को एक रिग्रेसिव वे में, दकियानुसी तरीके से उनको प्रेजेंट किया जा सके, ये उनका मूल उद्देश्य होता है। और वैसे देखा जाए तो जो गांव के लोग होते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं, उनमें ज़्यादा परिवार में प्यार हमें दिखाई देता है, और ये सच्चाई है। बड़े शहरों का और हाई सोसाइटी कल्चर का तो मुझे पता नहीं, पर आज भी अगर आप एक मिडिल क्लास परिवार में या गांव में आकर देखेंगे तो जो घर की महिला होती है वो एक प्रकार से होम मिनिस्टर होती है, घर की मुखिया होती है। और घर की जो मुख्य महिला है उससे पूछे बगैर घर में आज भी कोई फैसले नहीं लिए जाते हैं। आज भी हम जब मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहते हैं तो माँ का नाम ही हम पहले लेते हैं, और वो स्थान सबसे सर्वोच्च रखा गया है। देखिए, गलत लोग हर जगह पर होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत, पर बार बार गांव वालों को, गरीबों को इस प्रकार से जानवरों की तरह दिखाना, ये मुझे सही नहीं लगता। अब आते हैं हम इस फिल्म के सातवें कपल की तरफ। ये इकलौती ऐसी जोड़ी है, कपल है, जिसे इस फिल्म में एक आदर्श, एक आइडियल कपल की तरह दिखाया है। और वो कपल है विक्रम और अमू के पड़ोसी। एक क्रिश्चियन परिवार है, और इस परिवार को बहुत लिबरल, बहुत समझदार दिखाया है। जेम्स फोंसेका ऐसा उस पति का नाम है। उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसकी जो पत्नी है यानी दिया मिर्ज़ा, वो पति की मृत्यु के बाद भी दूसरी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके पति ने उसे इतना ज़्यादा प्यार दिया होता है, इतना आइडियल और आदर्श ये कपल है कि दिया मिर्ज़ा यानी जेम्स की पत्नी दूसरी शादी नहीं करना चाहती। जेम्स की बेटी अपनी माँ के लिए एक लड़का भी ढूंढ रही होती है, पर फिर भी वो शादी नहीं करना चाहती। पर जेम्स की जो पत्नी है यानी दिया मिर्ज़ा, वो अपनी 13 साल की इस बच्ची के लिए एक लड़का ढूंढ लेती है, और वो लड़का उस बेटी का, 13 साल की बच्ची का ही बॉयफ्रेंड होता है। ये 13 साल की बच्ची और वो लड़का पूरी फिल्म में आपस में उनको घूमते हुए, मिलते हुए दिखाया है। और फिल्म के आखिर में वे घर में अकेले टीवी देखते हुए, वो 13 साल की बच्ची और उसका बॉयफ्रेंड सोफे पर आराम से बैठकर वे सो जाते हैं, बैठे बैठे ही एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर। और ये देखकर जो जेम्स की पत्नी है यानी दिया मिर्ज़ा, वो बहुत प्राउड फील करती है अपनी 13 साल की बच्ची को उसके बॉयफ्रेंड के साथ में देखकर। मैं इतना ही कहूँगा भाई, बच्चों को तो छोड़ दो यार, 13 साल की बच्ची, उसको आप फिल्म में दिखा रहे हैं, उनके दिमाग में तो ये सब मत डालो कम से कम। देखिए, मित्र होना अलग बात होता है, पर बचपन से ही बच्चों को इस प्रकार से कपल और रिलेशनशिप में डाल देना, और उनको एक प्रकार से वे दोनों एक दूसरे के पार्टनर है, रिलेशनशिप में है, ये सब बातें उनके दिमाग में मत डालो। एक जो दोस्ती में मासूमियत होती है ना, उस मासूमियत को रहने दो यार। तो दोस्तों, थप्पड़ ये फिल्म आधे से ज़्यादा भारतीय परिवारों को जज करती है, और ये कहती है कि भाई अलग होना आसान नहीं होता, इसलिए भारत में इतनी सारी शादियाँ टिकी हुई है, नहीं तो आधे से ज़्यादा शादियाँ तो टूट जाती। इस प्रकार से ये भारत के सभी परिवारों को जज करती है, गरीब परिवारों को भी ये फिल्म जज करती है। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, तो तापसी पन्नू के चेहरे पर वैसे भी कोई एक्सप्रेशंस तो होते नहीं हैं, ऊपर से 2.5 घंटे इतनी बड़ी स्क्रीन पर उनको देखना, ये अपने आप में एक बहुत कठिन टास्क था, कठिन कार्य था। मैं थप्पड़ को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स, क्योंकि इस फिल्म का ऐसा कोई भी पहलू नहीं था, पार्ट नहीं था जिसने मेरे हृदय को स्पर्श किया। जय श्री राम, वंदे मातरम।